है उसी। कल पढ़ चुके हैं हम ये। टॉपिक चल रहा है मनी, बैंक और फाइनेंस, वित्तीय व्यवस्था। ठीक। जो भारत में वित्त अर्थात फाइनेंस का लेन देन करते हैं वो बाजार दो प्रकार के हैं। जो कल बात हुई, कल कितने लोग नहीं थे? चलो, ये दो प्रकार के हैं, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जहां पे फाइनेंस का लेन देन केवल 1 वर्ष तक के लिए होता हो। ठीक। जिसकी मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता अवधि कितनी हो? बस 1 वर्ष तक हो, तो उसे कहते हैं मुद्रा बाजार, जिसका नियमन कंट्रोल करता है आरबीआई। और आरबीआई बेचता है सरकारी प्रतिभूतियां। शेयर को बोलते हैं हिंदी में प्रतिभूति। ठीक। यानी सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था करवाता है, सिंपल शब्दों में कौन? आरबीआई। और सरकारी कंपनियों के क्या बेचता है? टी बिल, ट्रेजरी बिल, सरकार के बिहाफ पे लोग इन्हें लेते हैं, उन्हें टैक्स में छूट मिलती है, प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक। ये 25 लाख के गुणक में होते हैं, 2-4 लाख के नहीं होते। ये 25 लाख कम से कम इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं ये लेने के लिए। ठीक। अब पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक पूंजी बाजार और एक द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। जो कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर जारी करती है, जब कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर जारी करती है सीधा निवेशक से पैसा लेने के लिए, तो तब कंपनी लेकर आती है क्या? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राथमिक पूंजी निर्गम। ठीक। और आईपीओ सदैव कहां आते हैं? प्राथमिक पूंजी बाजार में, जहां कंपनी सीधा जुड़ती है किससे? अपने इन्वेस्टर से, जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो और उस कंपनी के शेयर लेना चाहता हो, उसमें भागीदारी करना चाहता हो। ठीक। अब जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कोई कंपनी 1,000 रुपये की है, क्या वैल्यू उसकी? 1,000 रुपये। ठीक। और ये कंपनी वाला चाहता है अपना एक्सपेंशन करना, तो इसने अपना 20% भाग शेयर के रूप में तोड़कर
इसने अपना 20% भाग शेयर के रूप में तोड़कर कितना बैठता है 20%, 200 रुपये। इसने क्या बना दिए इसके टुकड़े समान वैल्यू के, किसके समान वैल्यू के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसे करके कितने करते टुकड़े इसने 200। ये चाहता है कोई मेरा ये स्टॉक जो मैंने बिक्री के लिए रखा है कोई इसे ले ले और मेरा भागीदार बन जाए, अपनी पूंजी मुझे दे दे। उसे मैं कहां लगाऊं बिजनेस में, अपने लिए भी कमाऊं और जो मेरा इन्वेस्टर है निवेशक शेयर धारक उसके लिए भी कमाऊं। ठीक, अब इसी के आधार पे शेयर 3 प्रकार के होते हैं। कल की बात 5 मिनट ध्यान सुनते रहना हर एक आदमी। शेयर कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कंपनी का मालिक वो चाहता है कि बाजार में अपने भागीदार बनाने से पहले इस कंपनी का 5% शेयर मैं अपनी पत्नी, बच्चों, बेटों किसी को दे दूं। ठीक, इस प्रकार के शेयर जो शेयर बाजार में नहीं जाते, शेयर बाजार में जाने से पहले ही कंपनी का कुछ पार्ट वो दे देता है किसे, अपने किसी भी आदमी को। ठीक, इस प्रकार के शेयर को बोलते हैं वरीयता शेयर, वरीयता, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर। इसे जिस दिन कंपनी में कुछ भी आफत आ जाए, कंपनी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, जब कंपनी बिकेगी तो सबसे पहले जिसके पैसे वापस होंगे वो कौन होगा, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन ये शेयर बाजार में जाने से पहले किसी को दिए गए शेयर हैं। ठीक, ये कंपनी में भागीदार तो हैं लेकिन इन्हें क्या अधिकार नहीं है, ये कंपनी किसी निर्णय के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इन्हें किसी प्रकार का कंपनी के निर्णय में वोटिंग राइट नहीं है। तो अंबानी ने अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च किए जियो के और अपने दोनों तीनों बच्चों क्या दे दिए 10-10%। अगर कंपनी की वैल्यू 2 लाख करोड़ हो गई, सुनते रहना ध्यान से अब जरा, कंपनी वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख करोड़, तो किसी के पास 10% शेयर हो इसके तो कितने बैठ गए 20-20 हजार करोड़ एक बच्चे के पास। जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी इसके स्टॉक की उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कल को 20 साल बाद कंपनी हो गई 10 लाख करोड़ की, बढ़ रही कंपनी। एप्पल कंपनी 8 साल में कहां चली गई, जितना सारे भारत पे पैसा है इतना किस पे पैसा, एप्पल पे। तो क्या अब कंपनी की वैल्यू कितनी है 10 लाख करोड़, इसके पास कितना शेयर है 10%, 1 लाख करोड़। तो स्टार्टिंग में इसने अपनी कंपनी के कुछ शेयर किसे दे दिए हैं, अपने घर परिवार वालों को। ठीक, कंपनी बिक जाए, दिवालिया हो जाए, उसके पास जो भी कुछ बचता हो, बिकने के बाद सबसे पहले किसे मिलेगा। ठीक, अगला, एक शेयर कैसे होते हैं, ऐसे शेयर जो समान मूल्य के होते हैं। ठीक, उन शेयर को बोलते हैं इक्विटी शेयर। समता मूल्य शेयर, समान मूल्य के शेयर, इन्हें कहते हैं इक्विटी शेयर। जिस शेयर पे जितना दाम कंपनी ने कह के जारी किया हो उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो किसी कंपनी ने अपना शेयर जारी किया है 1 रुपए का एक, अब पता नहीं कितनी डिमांड बढ़ जाए, एक का माल कहां बिक जाए 100 में। तीसरे वाले शेयर कैसे होते हैं, बोनस। इस कंपनी वाले को पूरे साल कारोबार करने के बाद कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो इसके पास ऑप्शन है, या तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, जब हमने अपना पैसा लगा रखा कंपनी में, कंपनी को कुछ पैसा बचता है साल में, तो उस बचे में हमारा भी तो हिस्सा होगा। तो कंपनी क्या देगी फिर, लाभ, या तो पैसे के रूप में दे। जब पैसे के रूप में लाभ ना दे, जितना आपका प्रॉफिट बैठता है उसके बदले में आपको शेयर ही दे दे, तो उन शेयरों को बोलते हैं क्या, बोनस शेयर। तो शेयर 3 प्रकार के होते हैं। अब अगली बात क्या थी इसमें, और हमने क्या पढ़ा कि जब ये अपने आप को कहीं शेयर बाजार में बेचने के लिए जाएगा अपने हिस्से को, और जनता के सामने स्टॉक रखेगा, क्या रखेगा ये स्टॉक, शेयर का स्टॉक, और बिक्री के लिए इसे उपलब्ध कराएगा,
ठीक, तो इसके सामने तीन कंडीशन होगी कि इसके 200 शेयर हैं बिक्री के लिए, इसकी इच्छा है 1 रुपये का 1 शेयर बिक जाए मेरा। ठीक, 200 की जगह आदमी पहुंच गए लेने के लिए 2000, तो माल तो 200 ही है और आदमी कितने हैं 10 गुना। तो जिस रेशियो में अब इसकी डिमांड बढ़ेगी उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा इसका प्राइस। तो 1 रुपए का माल कहां जाने वाला अब 10 रुपए में। तो हर एक आदमी, अब इस आदमी को शेयर लेने हैं तो इसने इस कंपनी को अपना चेक और पैसा दिया और कुछ बात लिख के दी। उसमें क्या कहा कि तुम्हारा शेयर अगर 1 रुपए का 1 हो तो लो 20 रुपए का चेक मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे अपने खाते में लगाओ और मेरे खाते में क्या देना तुम 20 शेयर, अगर 1 रुपए का 1 है। इसने कहा अगर 5 रुपए का 1 हो जाए, अगर 5 रुपए का 1 हो जाए तो मेरे पे कितने शेयर आएंगे 4। इसने कहा अगर 10 रुपए का 1 हो जाए तो कितने आएंगे मेरे पे। इसने कहा 10 से फालतू का मैं नहीं लेने का, ये पेन मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं। ठीक, इस पेन के मैंने कहा 2 रुपए 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए, अंतिम वाले ने कितने कहा 20 रुपए। अब उसे लगा कि 20 से फालतू का नहीं बिकने का है, तो 20 से फालतू और जाता है 10 से फालतू जाता है, तो इसने मना कर दिया कि 10 से फालतू अगर शेयर के दाम होते हैं तो मैं नहीं लेने का, जितने भी हैं मेरे खाते में वापस कर देना। यानी क्या समझे, लेने वाला बताएगा पैसे मैंने दे रखे कंपनी को, कंपनी को पैसे मैंने दिए हुए हैं तो मुझे बताना है मैं कितने रुपए तक का शेयर ले सकता हूं, तो वहां तक के इतने शेयर आएंगे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और उससे फालतू दाम हो तो मैंने मना कर दिया मुझे लेने, 3 दिन के अंदर अंदर मेरे खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। तो ग्राहक बताएगा जब भी शेयर लेने होंगे बाकायदा अपना परफॉर्मा भर के, अगर उसे मिल गए तो जरूरी नहीं आईपीओ के लिए हर एक आदमी पैसे दे, पैसे दें करोड़ों आदमी, आवश्यक नहीं हर एक आदमी को शेयर मिल जाए। बहुत ने मना कर दी कि इससे ऊपर हम नहीं लेने के। एग्जाम्पल दूं किसका, नाम सुना पेटीएम। पेटीएम अभी क्या ले गया अपना आईपीओ, तो जो इतनी इच्छा वो कर रहा था उसे उतने पैसे मिले ही नहीं, तो हिस्सा का हिस्सा बिक गया और लाभ कुछ हुआ नहीं। तो अगर 200 का स्टॉक शेयर का अवेलेबल है 1 रुपए का 1 शेयर, यहां डिमांड कितनी बढ़ गई, तो अब 1 शेयर कितने का हो लिया। तो सिंपल सी बात है, शेयर बाजार में अगर लोग शेयरों को अधिक मात्रा में लेते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है तो उनके दाम भी बढ़ते हैं। तो ये तो चो रहा था क्या, ये तो सोच रहा था कि 200 रुपये मिल जाएं बस, कितना हिस्सा बेच के अपना 20%। ठीक, लेकिन यहां तो कितने मिल गए थे, इतने की सारी कंपनी भी नहीं है, इतने की सारी कंपनी भी नहीं है। 20% हिस्से पे ही लोगों ने इतना भयंकर पैसा इसे दिया। जैसे दुनिया में बहुत से बिजनेस ऐसे हैं तुम चाहते हो हम भी इनके पार्टनर्स बन जाए। ठीक, एग्जाम्पल दूं तुम्हें रियल में एक, 2013 में जिसने भी किसके फाइजर कंपनी के शेयर ले लिए, कितने साल हो लिया आज 9 साल हुए आज बस फिलहाल। अगर किसी ने फाइजर कंपनी में 2013 में, रियल एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए लगाए हों तो आज 2022 में इसकी वैल्यू 1 करोड़ है रियल में। तो किसी ने अगर 1 लाख रुपए फाइजर में लगाए होंगे 2013 में तो आज कितने होंगे उसके 1 करोड़। तो दुनिया में कोई बैंक कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो इसकी तुलना कर दे। यहां पैसा भयानक बढ़ता है और पता नहीं कितना खतरनाक बढ़ जाए। रिलायंस कंपनी का शेयर अभी कोरोना काल में 1000 रुपये का था, आज वो 2000 रुपये का है। यानी जिसने 2 साल के अंदर अंदर अपने पैसे डबल कर दिए। इतनी ग्रोथ कहां हुई है कंपनी में। और कंपनी को जैसे किसका नाम लूं, जियो, 6 साल के अंदर 2016 में कंपनी आई और 2022 तक कंपनी भयंकर ग्रोथ कर चुकी है। जिसने इसमें 2016 में पैसे लगाए होंगे आज उसके पैसे कम से कम 4 गुने हो गए हैं। तो जो लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं, तुमने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला या अन्य बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो उन्होंने बहुत भयंकर पैसा यहाँ से कमाया है। यहाँ पैसे दमादम मल्टीप्लाई होते हैं। आज पता लगा शेयर के दाम 1000 रुपए हैं, 1 हफ्ते 10 दिन बाद पता लगा 1500 है, 1-2 साल बाद पता लगा 10,000 है। ठीक, तो यहाँ दोगुने का मामला नहीं है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है दमादम, 1 × 10। ये एग्जाम्पल है रियल का, नेट पर डाल के देखना एक बार। तो ये तो क्या चाह रहा था, इस कंडीशन का नाम क्या है, इशू एट प्रीमियम।
क्या कहते हैं शेयर बाजार में इसे? इशू एट प्रीमियम, कि जो इशू इसने रखा वो तो इसकी इच्छा से भी अधिक दाम पे बिका। एक क्या है, 200 ही स्टॉक रखा हुआ था, 200 खरीदार आए, इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, तो क्या रहा, बराबर। इसे कहते हैं क्या शेयर बाजार की भाषा में, इशू एट पार। और तीसरा, किसी ने विश्वास ही नहीं किया, कंपनी के शेयर लिए ही नहीं, तो ये तो क्या सोच रहा था, इस केस में से कितने मिले, ओनली 200 रुपए, और एक केस में मिले इसे बस 50 रुपए। डिमांड 1/4 है बस, माल है बिकने के लिए 200 का स्टॉक, खरीदार पहुंचे 50, डिमांड कुछ है ही नहीं, इसे अपना माल बेचना पड़ गया डिस्काउंट पे। तो क्या बोलते हैं इसे, इशू एट डिस्काउंट। तो शेयर 3 प्रकार के होते हैं, बाजार में बिकते समय उनके सामने क्या होती है, 3 प्रकार की परिस्थितियां। ठीक, वो बढ़िया दाम पे बिके, जो कि तो बिके, या बेकार दाम पे बिके। ठीक, अगली बात, और क्या पढ़ा था हमने कल, और क्या पढ़ा? अब जब शेयर बिकने के लिए उपलब्ध हैं तो शेयर भी 3 प्रकार से बिकेंगे। शेयर बिक्री, शेयर बिक्री, बिक्री के समय क्या परिस्थिति होगी वो तो ये है, शेयर कितने प्रकार के वो ये हैं। ठीक, बिक्री के लिए 3 परिस्थितियां हैं, या तो कंपनी सीधा बेचती हो आम जनता को अपना स्टॉक, इसे कहते हैं क्या, पब्लिक इशू। और आप और मैं तो निवेशक है, हमारे पास पैसे हैं, हमने कहा हम तो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इसके साथ हमेशा मैंडेटरी है, जरूरी है कि कंपनी क्या जारी करेगी आपके लिए, एक विवरण पुस्तिका। तो तुम टीवी के ऊपर भी जब भी ऐड सुनोगे इस तरह का कि कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर रही है, तो बाद में वो बोलेगा कि कृपया निवेश करने से पहले विवरण पुस्तिका पढ़ लें। दिस इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड इंफॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्ट। यानी निवेश करने से पहले क्या पढ़ लें, दस्तावेज। क्या कह रहा है, जनता के लिए जब कुछ शेयर लेके आया ये, तो इसने अपनी पुस्तिका जारी की, ब्रोशर, और उसमें क्या कहा कि हमारे पास्ट का रिकॉर्ड इतने हैं, इतने हमारे मुनाफे हैं, इतने हमारे कर्मचारी हैं, भविष्य में हम ये करने वाले हैं, ताकि तुम कंपनी के बारे में सब जान लो, और सब जानने के पास अपने विवेक से निर्णय लो और अपना पैसा तब यहां लगाओ। ठीक हो, कल को फायदा भी हो सकता है। तुमने देखे क्या बन गया, 1 लाख के 1 करोड़, 100 गुना मुनाफा। ठीक, और क्या हो सकता है, नुकसान। ठीक, तो एक तो क्या आएगा, पब्लिक इशू, जब कंपनी सीधा बेच रही है अपना स्टॉक, किसे, आम जनता को, पब्लिक को, और साथ में क्या जारी कर रही है, इसके साथ एक पुस्तिका, कंपनी के बारे में फुल डिटेल। एक क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी से अपना माल बिक ही नहीं रहा, तो वो किसके पास पहुंच गई, कंपनी पहुंच गई किसी सीए के पास, और किसी फर्म के पास, किसी बैंक के पास पहुंच जाए, एलआईसी के पास पहुंच जाए, कोई वित्तीय संस्थान यदि कंपनी के शेयर बिकवाता हो एक बिचौलिए के रूप में, क्या कहते हैं इसे, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट। तो ये उसका शेयर बिकवाएगा, बदले में क्या लेगा, अपना कमीशन। तो क्या बोलते हैं इसे, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक, तीसरा क्या है, राइट इशू। अब कंपनी क्या कह रही है कि एक समय हम नई कंपनी थी और हम पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने अपनी पूंजी हमें दी, अपना कैपिटल हमें दिया, हमें खड़ा करवाया, हमने बिजनेस किया, आज हमने बहुत से पैसे कमा लिए, अब हम कुछ और स्टॉक बेचना चाहते हैं। 20% तो हम पहले बेच चुके हैं, अगला 30% हम और बेचना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले जो 30% की वैल्यू के शेयर हैं, इनका ऑफर दिया है अपने पुराने ही शेयर धारक को, जिसने पहले विश्वास किया था। 10 दिन तक का टाइम है उसके पास, वो चाहे तो हमारे शेयर ले ले, क्योंकि उसने हमारे पे उस समय विश्वास किया जब कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो जब कोई शेयर किसी पुराने शेयर धारक को दिया जाता है
तो क्या आता है? तो अगर किसी कंपनी ने जारी किया है राइट इशू, तो इसका मतलब साफ है जो शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ये पुराने शेयर धारक के लिए हैं, आम जनता किसी अन्य के लिए नहीं। तो क्या बोलते हैं इसे? राइट इशू। जिसके पास पहले से शेयर हो, शेयर धारक को ही नए शेयर जारी करना, क्या बोलते हैं? राइट इशू। तो इतनी बात हमने कल पढ़ ली थी, इतनी बात के आगे बात पढ़ी थोड़ी सी। क्या इसका 200 का स्टॉक बिक गया। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती क्या लाती है? आईपीओ। अगर उसे दूसरी बार शेयर जारी करने हो तो क्या नाम है उसका? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पश्च पूंजी निर्गम, प्राथमिक पूंजी निर्गम हिंदी में, आईपीओ और एफपीओ। अब इसका जितना भी स्टॉक इसे बेचना था इसने बेच दिया। पहली बार सीधी कंपनी बेच रही है ग्राहक को अपना माल, शेयर। तो ग्राहक ने अपने पैसे दिए किसे? सीधे कंपनी को। तो जो कंपनी पे आना था वो तो बस पहली बार ही आना था, उसके बाद दैट्स ऑल, कंपनी में उसके बाद कुछ नहीं आने का। ठीक। अब 200 के 200 का जो स्टॉक है शेयर का जो बिक गए हैं वो कहां रखे अब जा फिलहाल? पहली बार कंपनी ने अपना माल बेच दिया, माल ग्राहक के पास चला गया। 200 आदमियों ने, 50 आदमियों ने, 100 आदमियों ने कंपनी के शेयर ले लिए। तो अब 200 का जो शेयर है ये 200 शेयरों का क्या? स्टॉक कहां रखा है फिलहाल अब ये? अब दूसरी बार, पहली बार शेयर बेचती है कंपनी और दूसरी बार वो शेयर का बिका हुआ स्टॉक जहां उसका लेन देन होता है उसे कहते हैं क्या? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। जैसे भारत का जो सबसे बड़ा कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तुम टीवी के ऊपर देखते हो सेंसेक्स। ठीक। दूसरा, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी पहली बार कंपनी अपना माल बेच के अपने पैसे उसने अपने जेब में लिए और उसके बाद अगले शेयर कहां आ गए हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है। और अब कहां बिक्री होगी? यहां। अब चलते हैं इससे आगे। अब किसके बारे में पढ़ने वाले? शेयर बाजार में कैसे लेन देन होगा उन शेयर का जिन्हें एक बार कंपनी बेच चुकी है। चल दिया क्या आज? क्लियर बातचीत? तो अब है सेकेंडरी शेयर मार्केट, द्वितीयक पूंजी बाजार, यहां कैसे लेन देन होता है। और अब बातें बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें एक ही बात समझा रहा, क्लास से बाहर बिल्कुल भी मत पढ़ लेना कतई भी, कभी अपना दिमाग खराब कर लो। और द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक। तो अब यहां शेयर का स्टॉक बिकने के लिए उपलब्ध है। ये स्टॉक कहां से आया तुम समझ गए? कंपनी एक बार अपना माल बेच चुकी है और वो शेयर का स्टॉक अब बिकने के लिए उपलब्ध है। तो शेयर का स्टॉक अब कहां बिकने वाला? शेयर बाजार, जिन्हें कहते हैं क्या? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब कैसे बिक्री होगी इसकी, कौन करेगा ऐसे कंट्रोल, वो बातचीत है। तो शेयर बिकते हैं शेयर बाजार में। ठीक। तो शेयर बाजार ट्रांसपेरेंटली काम करे, ईमानदारी से। तुम अपने जीवन की सारी पूंजी लगा रहे हो यहाँ पे, इसमें कोई हेर फेर ना कर दे, घोटाला ना कर दे। तो उस सबको देखने के लिए एक संस्था बनी हुई है। क्या नाम है इसका? सेबी। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक बातचीत। यानी शेयर को हिंदी में प्रतिभूति भी कहते हैं, कभी तुम भूत समझो इसे। ठीक है। तो पूरे भारत के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, इन्हें लिखो जाए कुछ बेसिक बात इसकी। ये कब बनी थी? 1988 में। राजीव गांधी करके गए थे काम 1988 में। ठीक। 1988 में। लेकिन इसे पावर कब मिली? 1992 में। इसे क्या दी गई? वैधानिक शक्तियां, लीगल पावर। तो पूरे भारत का इतना भी शेयर बाजार है, उसे कौन करते हैं कंट्रोल? सेबी, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगली बात, सेबी क्या कार्य करती है? तो कार्य नंबर 1, सेबी का जो काम है क्या? शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। क्या देगी शेयर बाजार को? तो पूरे भारत में जितने भी शेयर बाजार हैं, उनका अप्रूवल कहां से मिलता है? सेबी से। इसके अप्रूवल के बिना इस देश में कोई शेयर बाजार चल नहीं सकता। ठीक। अब जाओ, जो शेयर बाजार है उसे मान्यता देगी ये। ठीक। अब वहां की बात भी चलती रहेंगी और जरा यहां की बात भी सुनते रहो। इसकी एक भी बात रटने रटने नहीं, सब गवर्नमेंट का खेल है ये, सरकार देख रही है इस खेल को। शेयर बाजार क्या? अब शेयर बाजार में स्टॉक रखा है। हम जिस बात पे आकर रुके थे क्या था? कि 200 शेयर का स्टॉक रखा है। ऐसे एक कंपनी का हमने नाम लिया और पता नहीं कितनी कंपनियों का स्टॉक होगा यहां तो। ठीक। तो अब ये बिकना है स्टॉक। तो अब ये बिकने के दो तरीके हैं। शेयर बिक्री कैसे होती है? शेयर की बिक्री दो प्रकार से होती है। क्या? या तो तुम इतनी नॉलेज रखते हो कि एक ऐप डाउनलोड करो, बहुत से ऐप चल रहे फिलहाल, कम से कम 20 ही होंगे, और तुरंत अपना पैसा, अपना अकाउंट उससे अटैच करो। जिस अकाउंट के थ्रू शेयर बाजार में लेन देन होता है उसका नाम है डीमैट। शेयर बाजार में किस खाते के तहत लेन देन होता है? डीमैट की फुल फॉर्म क्या है? डीमैटेरियलाइजेशन। यानी यहां सब कुछ कैसे होगा? डिजिटली। कोई कागज आप पे घर नहीं आने का बिल्कुल भी। इसी खाते में जितने आपने शेयर लिए वो पता लग गए, कितने आपने बेच दिए वो पता लग गए। आपने शेयर का पेमेंट कहीं से देना है, शेयर लिए तो ऑटोमेटिक खाते से पेमेंट चला जाएगा, शेयर बेच दिए खाते में ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाएगा। आम खाते में ऐसा नहीं हो सकता। कौन से खाते की बात चल रही? सेविंग अकाउंट की। सेविंग में से एक चवन्नी निकलेगी, एकदम जाएगा तुम्हारे पास मैसेज कि मेरे 5 रुपए निकल गए हैं। ठीक क्या? यहां आएगा इसके अंदर भी मैसेज कि आपने इतने शेयर लिए, खाते से इतने का पेमेंट हो चुका है। ठीक। एक दिन का टाइम होता है पेमेंट देने का भी। अगर शेयर आपने अभी लिया सुबह सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलते ही, तो तुरंत पेमेंट देना ही नहीं। सुबह लिया शाम को बेच के चले गए, पेमेंट दिया ही नहीं किसी को, चवन्नी भी। ऐसे भी होता है, इसे कहते हैं इंट्राडे। तो या तो कोई शेयर लेगा डायरेक्ट ऑनलाइन, सीधा शेयर बाजार की साइट पे अपने आप को लिस्ट करेगा। ठीक क्या? या बहुत से ऐप ऐसे हैं जो शेयर बाजार से अटैच हैं, उनके थ्रू आप लेन देन करो। 1 सेकंड में बटन दबाया, आपके पैसे लग गए, बटन दबाया, पैसे निकल गए शेयर में से। तो या तो कैसे लेंगे आप? ऑनलाइन। ठीक। या कैसे लेंगे फिर आप? अब आपके पास पैसा बहुत है लेकिन किसी कमी है ज्ञान की, किसका शेयर लें, कहां का लें, कब लें, कब बेच दें। तो इसी काम को फिर करते हैं कौन? दलाल। क्या बोलते हैं? हिंदी का शब्द क्या है? बहुत ही बेकार। ये शब्द बढ़िया है, ब्रोकर्स। ठीक। तो इसी काम पे कौन काम करते हैं? ब्रोकर्स। ये इसी काम के एक्सपर्ट हैं। अब ये बताओ, किसी अनाड़ी के कहने पे तुम अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दोगे?
कि इसके शेयर ले ले, उसके शेयर ले ले। तो सेबी का अगला काम है, काम नंबर 2, जितने भी दलाल होंगे इनका जो पंजीकरण होगा वो कहाँ होगा? सेबी में। और सेबी इस बात को इंश्योर करेगी कि इस आदमी को मार्केट के नॉलेज है या नहीं, इकोनॉमी की नॉलेज है या नहीं। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं इनका पंजीकरण कहां होता है? सेबी में। दूसरा, सेबी देती है ट्रेनिंग कि ये काम कैसे कैसे करना है। ट्रेनिंग किसे देगी? 2 को ट्रेनिंग देगी। एक तो इसे देगी ब्रोकर को कि तुम ये काम कैसे करो, किस आधार पर तुम सलाह दोगे अपने ग्राहक को कि ये शेयर बेच दे या ले ले। ठीक, कब? पूरी तुम्हें अध्ययन होना चाहिए किस बात का? इकोनॉमी का। इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। आने वाली है मंदी पूरे वर्ल्ड में, फेसबुक निकालने वाली अपने यहां से 10,000 आदमियों को। ठीक, हजारों कंपनियों से आदमी हजारों क्या हो चुका है? फायर, निकाल दिया गया। एक दूसरा कौन? हमें भी क्या कर दो जागरूक, जो निवेशक है, इन्वेस्टर, हम भी लगा रहे अपना पैसा, तो इसके जितने जोखिम हैं, ये काम कैसे करो कैसे ना करो। तो निवेशक के लिए क्या चलाना? कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान। कौन करवाती है ये? प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम। किसके लिए? ब्रोकर के लिए और इन्वेस्टर के लिए। ये काम कौन देखती है? सेबी। तो अब जब ब्रोकर होते हैं तो ये ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं। एक ही आदमी 2 तरह काम करता है। जब एक ही आदमी ये कहता है शेयर बाजार में तेजी आने वाली है, तुम शेयर दमादम ले लो, तुम्हें लाभ होगा, और ऐसा तुम समझ चुके, जब भी कंपनी के शेयरों की डिमांड बढ़ेगी अर्थात लोग उन्हें लेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब कोई ब्रोकर ये काम करता है कि अपने इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि तुम शेयर कंपनी के ले लो, तो उसे कहते हैं क्या? तेजड़िया। क्या नाम उसका? इंग्लिश का नाम क्या है? बुल्स। वो बन जाता है सांड। तुम देखना दुनिया के सब शेयर बाजार में क्या मिलेगी? सांड की प्रतिमा। किस लिए? हाथी घोड़े की नहीं। क्यों? वो प्रतीक है ऊपर चढ़ने का, वो घूमता नहीं, लोग पर्दे दिखा रहे, वो जाकर टक्कर सीधी मार रहा है एकदम, यानी वो चलता है सीधा, वो अचानक से नहीं मुड़ता एकदम से। ठीक, तो जब कोई दलाल काम करता है शेयर बाजार को छुड़ाने का, तो क्या नाम है उसका? बुल्स। और जब उसे लग रहा है दुनिया में मंदी आने वाली, आज तुम्हें शेयर के अच्छे भाव मिल रहे हैं, आज मान लिया तुम्हारा शेयर 500 का है, एक हफ्ते बाद ये 100 का हो जाएगा, उसने सलाह दी है तुरंत अभी बेच दो इसे। तुम्हारे पास मान लिया 1000 शेयर हैं, तो तुम्हारे कितने हो गए? 5 लाख। और पता लगा 100 रुपए का शेयर बचा है, कितने बचे? 4 लाख उड़ने वाले, अगर टाइम पे नहीं बेचा तो टाइम पे बेचना, टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए देश और दुनिया में क्या चल रहा है। अगर तुम देश और दुनिया को लगातार वॉच करते रहोगे कि कोई कंपनी क्या कर रही है, किसी क्षेत्र में क्या चल रहा है, जब देश के अंदर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा बैंकिंग क्षेत्र में क्या चल रहा है, ऑटोमोबाइल में क्या चल रहा है, कारोबार इंडस्ट्री में, ठीक है, सौर ऊर्जा वाले क्या कर रहे हैं। तो तुम्हें अपने देश के अंदर क्या देखना है? सेक्टर बाय सेक्टर, कौन सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो ये सेक्टर अच्छा कर रहा है तो जो उसकी कंपनियां हैं तुम उसके शेयर लोगे। और पूरे वर्ल्ड में तुम्हें क्या देखना? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर कौन अच्छा कर रहा है, कहां मंदी आने वाली है, क्या, इन सब को देखकर तुम शेयर को खरीदोगे या बेचोगे। और इसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तेजड़िया जब क्या बढ़वाता है वो शेयरों के दाम, और वही कहता है शेयर बेच दो, घाटा होने वाला तकड़ा, अगले 2 महीने में क्या आने वाली? मंदी, शेयर के भाव गिरने वाले हैं, सब बेचेंगे शेयर अपना। ठीक, तो इसे कहते हैं मंदड़िया। हिंदी का वर्ड है मंदड़िया। बियर, क्या बात है? भालू। तो भालू चलता है उल्टा, चढ़ेगा भी उल्टा, ठीक है, उतरेगा भी उल्टा। तो क्या प्रतीक है? तो क्या नाम दिया? तो 2 जानवर पकड़े हैं जो प्रतीक चिन्ह है
शेयर के दाम चढ़ने के या उतरने के। तो ये जानवरी है साहब, अब क्या करें इसका? ठीक, तो अगला, अब तुम ये बताओ इसके ऊपर कोई टैक्स भी लगता है क्या? शेयर बाजार किसका विषय है? केंद्र का, राज्य का या समवर्ती, दोनों का? यह केवल केंद्र सरकार का विषय है, अर्थात संघ सूची का। इस पे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसका है? सिर्फ केंद्र का। राज्यों का इसमें कोई मतलब वास्ता कुछ भी नहीं है। इस पे कौन सा कर लगता है? यहां दो प्रकार के टैक्स लगते हैं शेयर बाजार में। एक टैक्स का नाम है एसटीटी, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर को सिक्योरिटी भी कहते हैं। तुमने अपना पैसा दिया है और तुम्हारे खाते में क्या है? सिक्योरिटी। किसके रूप में? शेयर के रूप में। ठीक, तो टैक्स का नाम क्या है? एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर। शेयर को क्या बोलते हैं? प्रतिभूति। तो शेयर बाजार में जो कर लगता है उसका नाम है, दोनों प्रकार से लगेगा। शेयर लोगे तब भी लगेगा, बेचोगे तब भी लगेगा। 0.15, बहुत थोड़ा सा, लेकिन कारोबार हो रहा है लाख करोड़ का, उसका 0.15 भी बैठता है हजारों करोड़ डेली का। यानी यहां से भी अच्छा टैक्स मिलता है सरकार को, कई हजार करोड़ का। खरीदते समय भी बाई एंड सेल दोनों पे लगता है। कोई शेयर बेचेगा तब भी और खरीदेगा तब भी। कौन सा कर रही है? अब तुमने कुछ शेयर लिए और तुम्हें तगड़ा लाभ हो गया। मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया अभी, 1 लाख किसी ने लगाया 2013 में और 9 साल में कितने बन गए? 1 करोड़। तो अब उसने कितना लाभ कमाया? ठीक, इसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी वृद्धि कर। पूंजी वृद्धि कर, कैपिटल गेन टैक्स। तो तुमने कोई कैपिटल लगाया था, उस पे तुमने गेन किया है, तो जो तुमने 90 लाख कमाए हैं इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब तो दो तरह का टैक्स है। एक तो शेयर लेन देन का, जब भी तुम खरीदो या बेचोगे, तो वो तो बहुत थोड़ा है। ये भी लगभग कितना है? 5-7% के आसपास। लेकिन बैठता है कितना? जितने लोग कमाते जाएंगे सरकार को टैक्स देते जाएंगे। अगली बातचीत, इतनी बात में कोई दिक्कत कि अब शेयर बाजार में क्या बिक रहा है? जो कंपनी स्टॉक एक बार बेच चुकी है वो स्टॉक अब कहां रखा है? स्टॉक एक्सचेंज में, अर्थात शेयर बाजारों में। जिन शेयर बाजारों को मान्यता प्रदान करती है कौन? सेबी। अब एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें जरा, सेबी के जो काम है तुम उससे समझोगे। दो काम इसके और खास है बहुत ही। शेयर कैसे बिकते हैं, कौन बेचता है? ठीक, इसका एक और काम है। मान लिया एक कंपनी का तुमने कहा कितना कि 200 शेयर का स्टॉक कहां रखा हुआ है? शेयर बाजार में। और उस शेयर बाजार में उसके शेयर कोई ले ही नहीं रहा है। अगर कंपनी के शेयर को लेने का नहीं, स्टॉक पड़ा रहेगा, या जिनके पास था भी उसने शेयर बेच दिए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या जा रही है? फिर डाउन होती हुई। किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर गिरती जाएगी तो एक कंपनी के लिए चिंता का विषय है। क्या कंपनी तुमने सुनी थी साथ में कितने की थी? 1000 की। ठीक, इसने 20% हिस्सा उसका बेचकर 200 रुपये कमाना चाहा था। इसका एक शेयर कहां पहुंच गया? तुमने कहा था 10 रुपये। कितने कमा रहे थे इसने? 200 के बजाय 2000। जब 1 रुपये का एक शेयर था ये तो ये चाह रहा था, लेकिन बिका कितने में इसका माल? 10 रुपये में। लेकिन अब तो दाम ऐसे घटते आ रहे लगातार। जितनी इसकी एक शेयर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी उसका प्रभाव पूरी कंपनी पड़ने वाला है। पूरी कंपनी है 100% की। ठीक, 200 रुपए के 200 शेयर, 1000 रुपए के 1000 शेयर। ठीक, अगर इसका एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज का, तो वैल्यू कुछ और थी। और जो एक शेयर है
अगर 2 रुपए का हो जाए तो इसकी जो पूरी कंपनी की वैल्यू है, पता लगा 1,001 रुपए का एक शेयर मानना चाह रहा था है, तो लेकिन कितना मिला इसे? तो कंपनी कितनी हो रही फिलहाल अब? 10,000 की। अब कंपनी 10,000 रुपये की है, क्योंकि ये तो 4,000 कितने मिल जाए हमें? 1 रुपए का एक शेयर। लोगों ने डिमांड पैदा कर दी इसकी। कितने में बिका माल इसका? 1 का माल 10 में। तो वैल्यू कितनी बढ़ी कंपनी पूरी की? क्या तो कंपनी 1,000 की थी, क्या कितने की होगी अब? लेकिन अगर ये केस आ जाए तो 2,000 का माल कहां चला गया सारा? ये सारी कंपनी बैठ गई। तो कोई कंपनी वाला चाहेगा मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए? तो जब ये कंडीशन आ जाए कि मेरे शेयर की वैल्यू गिरती जा रही है, कंपनी चिंतित है, तो एक बात क्लियर है, किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से। डिमांड इतनी आ नहीं पा रही है और सप्लाई का जो स्टॉक यहां रखा हुआ है वो ज्यादा है। तो कंपनी कहती है सेबी को कि हमारे शेयर की वैल्यू गिरती जा रही है, चिंता की बात है, हम चाहते हैं अपना कुछ स्टॉक खुद ही ले लें, जिससे खुद डिमांड बढ़ जाएगी और इसके दाम क्या हो जाएंगे? ऊपर। लोग शेयर के दाम लेंगे, खरीदेंगे इसे, तो दाम बढ़ेंगे, और यहां हमारा स्टॉक जो 200 का रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? कम। सप्लाई हो जाएगी कम और डिमांड होगी ज्यादा। यहां सप्लाई थी कितनी? 200, हम चाह रहे हैं हम तो 100 आपस में खुद ले लें अपने आप। तो कोई कंपनी अपने शेयर खुद कभी ले नहीं सकती, उसे लेनी पड़ेगी इससे परमिशन। इसे कहते हैं क्या? बाय बैक। क्या बोलते हैं? पुनर्खरीद। तो ये काम भी कौन देखती है? सेबी। कि सेबी से अनुमति लेकर ही। गौतम अडानी के बारे में कुछ बता दो। गौतम अडानी तो भयंकर नोट छाप रहा है, एक तरफा भयानक वाला, इतना कि आम जनता के सपनों से परे की बात है वो। और छपवा रही कौन? सरकार। क्योंकि जब सिस्टम और सरकार किसी को सपोर्ट करता है तो फिर तो पैसे गिनने की रफ्तार मशीनें पड़ जाएं छोटी। क्योंकि तुम देख लो, उसके जो पोर्ट है उस पे से 50-50 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन टीवी पे कहीं पे समाचार भी नहीं चल रहा उसके ऊपर। यानी इतना खतरनाक। और शाहरुख खान के बेटे पे से 1-2 पुड़िया पकड़ी गई, उसे खींचे फिरते रहे दुनिया भर में। वो कह मेरे पे तो पकड़ी भी नहीं, यार इसके ऊपर थी तो ठीक। क्या यानी क्या अंतर है? ये दिखाना चाह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम खेल। एक बार ही मुस्लिम के पास कोई मामला जाए तो तगड़ा भेज दो कि देख लो हम खत्म कर देंगे। नहीं, बिल्कुल। यानी सरकार की स्ट्रेटजी कुछ और है। वो चाहती है तुम्हारा दिमाग घुमाए, तुम फालतू बात भूल जाओ, बस हिंदू मुस्लिम याद रखो। बेसिक सी ही सोच है। और इसी बिहाफ पे बिना काम करे, बिना कुछ नौकरी निकाले, कुछ अन्य काम करे, दमादम वोट मिली, उन्होंने बात पकड़ ली अब जा कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपना बुलडोजर ले फिरते रहो भागे, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे, और टेंशन फ्री। ठीक है। तो यूपी का चुनाव 2 बार, दोनों बार किस पे लड़ा गया है? एक ही मुद्दे पे बस। तो फिर विकास की बात ही खत्म हो गई जब तुमने वोट देते समय ये बात सोची नहीं। ठीक, क्लियर। जैसे हमारा राज्य कुछ नहीं किया 5 साल, कुछ नहीं, और हमने दोबारा फिर वोट दे दी। 5 साल पहले भी गाली दे रहे थे, आज भी गाली दे रहे। ठीक, क्या क्लियर? तो इसका 200 का स्टॉक था, कहां? अब ये चाहता है 100 शेयर में खुद खरीद लूं और अपना स्टॉक कम कर दूं, ताकि डिमांड ज्यादा रहे और मेरे पर शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे। तो ये काम कौन करेगा? अगला। अगला काम क्या करती है सेबी? और यहां क्या दिक्कत होती है? अब तुम जरा ध्यान से सुनना, कल को तुम्हारे पास पैसे आने वाले नौकरी लगते ही क्या कि ऐसा हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दूं, एक कंपनी है जियो। ठीक, जियो कंपनी को हर 3-3 महीने पे जो भी कंपनी शेयर बाजार में होगी उसे हर 3 महीने पे कंपलसरी अपने नतीजे प्रॉफिट के जारी करने पड़ेंगे। उसे घाटा हुआ है, फायदा हुआ है, क्या हुआ है, सब दिखाना पड़ेगा अपने निवेशक को। रखनी पड़ेगी ट्रांसपेरेंसी।
मैं साल भर क्यों इंतजार करूं? मैं तो तुम्हारी कंपनी को 4 बार चेक करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो अपना पैसा लगाऊंगा, नहीं तो अपना पैसा निकाल लूंगा। ठीक, तो जियो कंपनी के प्रॉफिट के नतीजे आने वाले हैं। कितना प्रॉफिट से होगा? 10%, 20%, 30%, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ इत्यादि। तो अब एक आदमी तुम्हारा जानने वाला जियो कंपनी में ही है, और कहाँ है? अकाउंट डिपार्टमेंट में। किसमें? अकाउंट डिपार्टमेंट में। तुमने पहले उससे बात कर ली कि मुझे ये बता कंपनी के नतीजे कैसे आने वाले इस बार। उसने बता बहुत तगड़ा प्रॉफिट है कंपनी को इस बार, क्योंकि कंपनी ने 5G सर्विस लॉन्च की है और पूरे भारत का क्या ले लिया है? टेंडर, और हमें तगड़ा लाभ होने वाला है। तो अभी मान लिया आज क्या तारीख है? आज 23 नवंबर है 2022, और कंपनी के नतीजे आने वाले हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। तो तुम्हें एक हफ्ते पहले ये पता लग गया है आज जियो के एक शेयर का प्राइस है मान लिया 1,000 रुपये एग्जाम्पल। ठीक, और जैसे ही पूरा वर्ल्ड या दुनिया देखने वाली है कितना भयंकर प्रॉफिट कमा रही है, तो दुनिया का हर निवेशक चाहेगा मैं तो इस कंपनी के शेयर लूंगा दमादम, और एकदम ये शायद कहां पहुंच जाए? 1,500 या 2,000 या 1,200। तुम्हें जानकारी मिल गई पहले ही। अब तुमने एकदम से जितने भी तुम्हारे पास पूंजी थी क्या निकाला? अपना जितना कर्जा है कुछ भी अन्य, और तुमने एकदम क्या ले लिए? इसके 1,000 शेयर। कितने लिए? 1,000 शेयर। कितने के ले लिए? 10 लाख के। तुमने 10 लाख रुपए कहां लगाए इसके अंदर? 10 लाख के एक हफ्ते में 15 लाख। लेकिन ये तो चीटिंग होगी बहुत तकड़े वाली। अब सुनते रहो जरा बात को ध्यान से, ये बात समझोगे तो तुम शेयर बाजार पकड़ जाओगे तुरंत ही। ऐसी इंफॉर्मेशन इसके हाथ तो लग गई है, इसने तो अपना कितना भयंकर पैसा बनाया। ठीक, अब जब इसके दाम 1,000 से 15 बढ़ते हुए लगे तो एक दूसरा आदमी था, इसने कहा यार बहुत तगड़े दाम बढ़ रहे शेयर के, तो हम भी इसे लेंगे। इसने भी ये शेयर लिया, और जब इसने और शेयर लिया तो दाम और बढ़े इसके। कितने आ लिया अब दाम? 2,000। ठीक है, 10 लाख लगाए थे उसने तो कितने बना दिए अपने? 20 लाख। डबल पैसा एक हफ्ते में। ठीक है, और एक निवेशक ने अभी एक शेयर लिया है 2,000 रुपए में। कितने में लिया? और अब इसे तो पक्का पता था इससे फालतू शेयर बढ़ने का ही नहीं। 2,000 पे जिससे जानकारी पहले से थी वो तो अपने शेयर बेच के निकल गया, तो उसने लाखों शेयर बेच दिए या हजारों शेयर बेच दिए। तो 2,000 पे इसने तो खरीदा है और एक आदमी बेच के निकल गया है। जैसे बहुत से लोग बेच के निकलेंगे दाम फिर से 1,000। एक बात तुम समझ गए, जब भी लोग शेयर लेते हैं बड़ी संख्या में तो दाम उनके बढ़ते हैं, और जब भी लोग बड़ी संख्या में शेयर बेचते हैं तो दाम उनके घटते हैं। तो ये तो कितनी बड़ी चीटिंग हुई। एक आदमी बेचारा क्या लगाया बैठा अपने जीवन की पूंजी 2,000 रुपए के हिसाब से, इसने भी 1,000 शेयर लिए हैं। कितने रुपए लगाए इसने? इसके तो गए 10 लाख साहब। उसने बनाए, इसके गए, तो इससे क्या हुई? चीटिंग। जो इंफॉर्मेशन बाजार में हो वो सबके लिए हो, किसी पर्सनल को अंदर की जानकारी ना हो, इसे कहते हैं क्या? इट इज नोन एज, इस पे प्रतिबंध है। कोई कंपनी अंदर की जानकारी लीक कर नहीं सकती। इसे कहते हैं भेदिया कारोबार। क्या बोलते हैं? भेदिया कारोबार। किसी ने भेद लगा लिया कारोबार का और शेयर लेके पैसे बना दिए, और इसने बेचारे ने टॉप पे शेयर लिए हैं, उसे शेयर गिरते एकदम कितना नुकसान हुआ है। ठीक, तो 2,000 पे इसने शेयर लिए वो तो घाटे में, और इसने बेचे वो नुकसान में। लेकिन किया किसने? इसने पहले जानकारी प्राप्त कर ली, ये गलत है। इट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी का अगला काम है इस पे अंकुश लगाना, यानी ऐसा कोई कंपनी करेगी जुर्माना लग जाएगा तुरंत उसके ऊपर। हो सकता है कंपनी को शेयर बाजार से बाहर निकाल दें कि तेरा कारोबार यहां से बंद, आउट। तो कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करने की। यह था भारत का पहला शेयर बाजार घोटाला, केतन मेहता। क्या नाम? केतन मेहता। उसने बैंकों के अंदर सेंधमारी कर दी, इंफॉर्मेशन सारी पता कर ली, और वो टाइम से पहले शेयर लेता, उसे टॉप पे पहुंचाता। जब उसे खरीदेगा तो वो टॉप पे जाएगा, और जब टॉप पे जाता उसे बेच देता।
तो तगड़े पैसे बनाता। घोटाला था कई हजार करोड़ का। ठीक, भारत का पहला शेयर बाजार घोटाला। तो सेबी क्या होगी इनके ऊपर, सख्त। ठीक, कोई शेयर बाजार करता हुआ अगर बड़े ऐसी, तो पूरा पूरा शेयर बाजार ठप, खत्म। पूरे भारत में 23 शेयर बाजार हैं, दिल्ली का, अहमदाबाद का, कानपुर का, मुंबई का इत्यादि का। लेकिन 2 शेयर बाजार सबसे फेमस है। अब समझो शेयर बाजार में कैसे काम होता है, लास्ट बात यह है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले इनके बारे में लिखो, कब कब बने हैं, इनकी स्थापना कब हुई है। ठीक, पूरी एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है कौन, बॉम्बे। क्या होता है स्टॉक, आप समझ गए। इसकी स्थापना हुई थी 1875 को, 1875 को। ठीक, यह भारत व एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है। किसका, भारत और पूरी एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, इसका एक फेमस सूचकांक है जिसे आज पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया जानता है। तुम टीवी खोलोगे, क्या चल रही है उसमें, 2 पट्टियां, अखबारों में हर जगह नाम आ रहे हैं उसके। इसका एक सूचकांक है जिसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म बताना जरा, क्या है। सेंसिटिव इंडेक्स। क्या नाम है, सेंसिटिव इंडेक्स। संवेदी शेयर सूचकांक, संवेदी शेयर सूचकांक। सेंसिटिव, ये ऊपर नीचे होता रहता है, तभी तो क्या नाम दिया, सेंसिटिव एक्सचेंज। ठीक, ये सेंसेक्स शुरू किया गया था कब, 1986 में, सेंसेक्स। अब जरा इसके बारे में देख लो एक बार, फिर ये कैसे काम करते हैं देखना है। एनएससी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। एक समिति बनी थी 1991 में जिसका नाम था फेरवानी समिति, और इसकी सिफारिश पर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है, बीएससीबी और एनएससीबी। ठीक, सेबी से मान्यता मिली 1993 में, और इसने कार्य कब प्रारंभ किया, 1994 से इसने काम करना शुरू कर दिया। मान्यताओं में टाइम लगा इसे। ठीक, अब इसके सूचकांक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, CNX। ये तो टेक्निकल नेम है, जो असली नाम है वो ये है निफ्टी। तुम टीवी पे अखबारों में देखते रहते हो इसे। एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी है। तो सेंसेक्स सूचकांक है बीएससी का, और ये किसका है, ये बनवाया सरकार ने। इसमें भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, और इसमें कौन है, सरकारी कंपनी। कौन सा सूचकांक बड़ी संख्या में सरकारी कंपनी रखता है, एनएससी। और कौन है ये, निफ्टी। बीएससी, इस सेंसेक्स नाम के सूचकांक में कितनी कंपनियां हैं, 30। इसमें केवल 30 कंपनियों के शेयर शामिल हैं। सूचकांक बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो रियल सेंसेक्स है उसमें कितनी कंपनी, बस 30, ना एक कम ना एक ज्यादा। और इस निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 कितनी है, 50। अब तुम ये बताओ, जो तुम इसके पॉइंट देख रहे हो कि ये हो गया 68,000, 70,000, ये गिर गया आज इतना, ये है क्या चीज,
अब सुनो ध्यान से जरा एक बार, शेयर बाजार कैसे काम करता है। इसमें 30 कंपनियां हैं, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 30। अब एक कंपनी है रिलायंस, सारी बड़ी कंपनियां हैं इसमें, ठीक, आईटीसी, आईसीआईसीआई कंपनी, जियो कंपनी, ठीक, क्या अडानी, ऐसी ढेरों कंपनियां हैं, टाटा, दुनिया भर की, स्टेट बैंक, बहुत सारी कंपनियां यहां हैं, उनके शेयर के स्टॉक यहां रखे हुए हैं, ठीक, जिन्हें लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो मान लिया, अब कैसे निकलते हैं पॉइंट जो आज आप देख रहे हैं, मान लिया रिलायंस कंपनी के यहां 1000 शेयर हैं, कितना स्टॉक है इसका, इसके मान लिया 2000 शेयर है यहां पे, इसके मान लिया 5000 है, इसके मान लिया 10,000 है, इसके मान लिया 20,000 है। तो इनके शेयर किसी के 2 4 10 हैं करोड़ों में, मैं तो कम बता रहा हूं, इसके 1 करोड़ शेयर हैं, किसी के 50 लाख शेयर हैं, किसी के 10 करोड़ शेयर हैं, ऐसे करके। तो अब उनका स्टॉक कहां रखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक। इसके एक शेयर की कोई वैल्यू होगी, हर एक के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। किसी भी शेयर के एक दिन में टॉप के दाम और बॉटम के दाम को बोलते हैं कैंडल, क्या बोलते हैं, कैंडल। तो हर शेयर की एक कैंडल होती है, कैंडल क्या दिखा रही है, उस शेयर के अप्स एंड डाउन को, हर दिन होने वाले। तो जब भी तुम शेयर बाजार देखोगे तो शेयर बाजार ऐसे 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 इस प्रकार चल रहा है। तो ये हर डंडा क्या दिखा रहा है, एक शेयर के अप्स एंड डाउन को। तो ऐसा एक ग्राफ सा बन रहा है, अगर तुमने कोई ऐसा मोबाइल ऐप खोल दिया, ठीक। तो एक शेयर की वैल्यू हमने कहा, इसके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपये, इसके एक शेयर की वैल्यू है 40 रुपये, इसके 30 रुपये, इसके 10 रुपये। तो अब इसकी कुल वैल्यू कितनी बैठी, 1000 इंटू 10 कितने आए। तो अब ध्यान से देखना जरा क्या चीज है, इसे कहते हैं एम कैप, क्या बोलते हैं इसे, एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। क्या बोलते हैं इसे, कि बाजार में कितनी पूंजी है किस कंपनी की, तो पता रहा कितनी है, 10,000, कितनी इसकी, 2000 इंटू 40,000, कितनी इसकी, 2 लाख, कितनी इसकी, 10,000 इंटू 30, 3 लाख, कितनी इसकी, 20,000 इंटू 2 लाख। हर कंपनी का बाजार में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है, इसे कहते हैं बाजार पूंजीकरण। कुल कितने शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, इससे गुणा करते क्या निकलता है उसका, बाजार पूंजीकरण। इसको जोड़ दो, क्या करते हैं सबका हमने, ये पूरे शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण कितना आया, हमने कहा ये आ गया 20 लाख, कितना मान लिया इसे, 20 लाख। आसान करना हो कितना मान लो, 10 लाख आ गया सबका जोड़ के। 30 कंपनियों का कुल बाजार में कितना पूंजीकरण है, हमने कहा 10 लाख है, ठीक। अब 10 लाख का 10,000 कितने परसेंट है, 1% के आसपास, कितना है, 1%। 40,000, 2 लाख, 20%, 30%, 20%। ऐसे ही तुमने हर एक का परसेंटेज निकाल दिया कि हर कंपनी कितना परसेंट मार्केट में लगा हुआ है कुल के सापेक्ष। अब जो शेयर बाजार है वो इस परसेंटेज को कन्वर्ट करता है किसमें, जिसमें शेयर बाजार तुम देखते हो उन्हें कहते हैं बेसिस पॉइंट, क्या बोलते हैं उन्हें, बेसिस पॉइंट।
तो शेयर बाजार किस में काम करता है? बेसिस पॉइंट में। तो इन्होंने कहा 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट। कितने कहे? तो जो परसेंटेज है इसे कन्वर्ट कर दो। बजा 1% में कितने बेसिस पॉइंट है? तो 100 पॉइंट तो इसके हो गए। 400 पॉइंट किसके हो लिए? इसके। कितने हो गए इसके? 20 इंटू 100 2000 प्लस 3000 2000 और सबको जोड़ के जो भी पॉइंट निकलता है इसे देखते दुनिया ये कहती है शेयर बाजार कितना चल रहा है फिलहाल? 62,000 67,000 68,000। तो ये पॉइंट है वो जिसे आम जनता जानती है। क्या कहते हैं इन्हें? बेसिस पॉइंट। अब किसी भी शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो ये पॉइंट भी तुरंत ऊपर नीचे होंगे एकदम से। अब तो मैं एग्जांपल दूं। मैं शेयर बाजार खुलता है 9:30 बजे, बंद होता है 3:30 बजे, ठीक। और खुलने और बंद होने के बीच में अप्स एंड डाउन बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक। क्योंकि जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ध्यान रखते हैं, वो क्या देखते हैं? दिया और बातें हम, इस प्यारो क्या नाम दूं, ये धारावाहिक चलते हैं वहां से। वो क्या देख रहे कि यार क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या चल रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर। अखबार में पेज पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड पे ध्यान रखेंगे, तो उन्हें शेयर लेने हो। इस पे फालतू पैसे नहीं। वो क्या देख रहा? सुबह शाम तक नाटक बैठा हुआ। तो अब सुबह ही शेयर बाजार खुला, तो जहां आज शाम को बंद होगा वहीं से कल सुबह खुलेगा। खुलते ही तुम्हें समाचार रात को ही मिल गया। आज रात हो रखी, फिलहाल हमारे यहाँ दिन चल रहा है फिलहाल। अब जैसे ही हमारे यहाँ रात होगी तो अमेरिका में दिन निकलेगा, तो हमारे शेयर बाजार तो बंद होंगे, अमेरिका यूरोप वालों के शेयर बाजार खुलेंगे। तुमने रात के टाइम किसे वॉच किया कि उनके शेयर बाजारों में क्या चल रहा है? जो पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन एटसेट्रा, जर्मनी, वो शेयर बाजार तुमने रात को देख लिया कि वहां तो खतरनाक मंदी आ गई है, बहुत तकड़े वाली, ठीक। और अब कल सुबह खुलते ही 1 सेकंड में ही शेयर बाजार क्या होगा? धड़ाम। तो कुछ लोग तो पड़े सो रहे पैसे लगा के, उन्हें होश ही नहीं है। और जैसे ही 9:30 बजे शेयर बाजार खुला भारत का, अब हमारे यहां तो बजेंगे 9:30, लेकिन हमसे पहले दिन कहां निकल लिया है? जापान में, चीन में, कहां पर? सिंगापुर में, हांगकांग में। तो जो एशिया वाले शेयर बाजार है वो हमसे पहले ही खुल गए हैं। और हमने अमेरिका वाले देख के वहां देख लिया, वहां पे दमादम शेयर बाजार गिर रहे हैं। तो अब कन्फर्म है हमारे वाला तुरंत गिरने वाला, बहुत तकड़ा करके, ठीक। 22 जनवरी 2008 एकदम कई हजार पॉइंट का गोता खाया उसने एकदम से। यानी पैसे क्या होते जा रहे हैं? मिट्टी। अब जिसने 9:30 बजे जो तैयार है बिल्कुल एकदम अपने शेयर्स को सेल करने के बटन पे क्लिक करने के लिए, उसने तो अपना हर शेयर बेच दिया है। शेयर बाजार 9:30 बजे खुला है, वहीं जहां कल शाम था। और कल शाम जिस भी शेयर का जो प्राइस था वही सुबह होने वाला है। तो कुछ लोग तो सेकंडों में, लाखों आदमी ऐसे एकदम शेयर बेचेंगे कल के भाव पर ही, घाटा उठाने से पहले। और किसी को 2-4 मिनट भी लेट हो गई तो अब 9:35 पे शेयर बाजार गिर चुका है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने अपने शेयर बेच दिए हैं। एकदम से कहां पहुंचा? 50,000। शेयर बाजार में या किसी एक शेयर की वैल्यू में अगर 10% से ऊपर नीचे होता है, अगर किसी एक शेयर में ऐसा हो जाए एकदम से उसके दाम बढ़े या घटे, तो उसे कहते हैं सर्किट। उसे रोक दो। अचानक से ऐसा नहीं होने का कि कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो किसी एक शेयर में ऐसा होगा तो शेयर कारोबार को रोक दो, अब इस पे कोई कारोबार नहीं होने का। और अगर पूरे शेयर बाजार में ऐसा हो जाए तो भी कहते हैं क्या? इसे सर्किट। पूरा शेयर बाजार रोक दो 1 घंटे के लिए, चेक करो ऐसा क्यों हुआ है। 1 घंटे बाद फिर खोला, फिर ऐसा ही हुआ। तो सर्किट होते हैं 2 तरह के, अपर सर्किट, भयंकर बढ़ना शुरू हो जाए, मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बने, लगा इकोनॉमी तकड़ी चलेगी, तो शेयर बाजार दमादम भागा फटाफट। शेयर बाजार रोकना पड़ गया कि कितना भयंकर पैसा कौन लगा रहा है शेयर बाजार में पूरे वर्ल्ड से। तो क्या रोकना पड़ता है? शेयर बाजार को। किसे कहते हैं? सर्किट। किसी भी शेयर की या संपूर्ण शेयर बाजार में एकदम से अप्स एंड डाउन आते हो तो क्या बोलते हैं? इसे सर्किट। अपर सर्किट या लोअर सर्किट। तो टाइम का खेल है, कोई 5 मिनट लेट हो गया, ठीक, क्या कि नहा के बेचूंगा अपने शेयर आराम से, इतना शेयर सब गए। जो दाम 1000 का था
वो 100 पे आ लिया, और पता लगा 10 मिनट और हो जाए तो सारा शेयर बाजार मिट्टी मिल गया। 22,000 का शेयर बाजार था 2008 में, 2 घंटे में कहा मिला 7,000। 60-70 लाख करोड़ रुपए लोगों ने एकदम निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? जब तुमने रात को यह देख लिया अमेरिका यूरोप में खतरनाक मंदी है, तो जो उनके निवेशक पूरे वर्ल्ड में पैसे लगाए बैठे हैं, अमेरिका से, यूरोप से, भारत में, वो सुबह बस इंतजार कर रहे हैं एक बार भारत का शेयर बाजार खुले। जो घाटा अमेरिका में हो रखा है, हमें नुकसान, उसकी भरपाई कहां से करेंगे? यहां शेयर बेच देंगे दमादम। और तुमने उठते कहां देख लिए? एशिया का हर शेयर बाजार दमादम गिर रहा है। ऐसे होते हैं पॉइंट, इन्हें कहते हैं बेसिस पॉइंट। और ये हर मिनट बाय मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि हर शेयर के दाम में क्या होता रहता है? अप्स एंड डाउन। क्वेश्चन, यदि संपूर्ण शेयर बाजार 62,000 से 72,000 हो जाए तो क्या प्रत्येक शेयर के दाम बढ़ेंगे? नहीं। क्या पता इसके भयंकर बढ़े हो, इसके ना बढ़े हो। तो चाहे संपूर्ण शेयर बाजार कितना ही बढ़ जाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक शेयर के दाम बढ़ेंगे। किसी के बढ़ेंगे तो किसी के घटेंगे, तो बाद में पॉइंट निकल के आ रहे हैं ओनली। बस पता लगा एक कंपनी खतरनाक ग्रो कर रही है बहुत तगड़ा करके, ठीक, दूसरी नहीं कर रही है, एक में घाटा एक में फायदा है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ 30 कंपनियां हैं, इसके तुमने क्या निकाले? कुल शेयर, एक शेयर की वैल्यू और एम कैप। तो किसी कंपनी का एम कैप, बाजार में लगी हुई कुल पूंजी, अप्स एंड डाउन होती रहती है, उसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, उससे निकालते हैं पॉइंट। ऐसे कहां होता है? सेम निफ्टी में। यहां कितनी कंपनी है? यहां कंपनी है 50। अब लिखो वर्ल्ड के शेयर बाजार। पूरे वर्ल्ड में कितने शेयर बाजार हैं? पूरे वर्ल्ड में कहां? चलो अमेरिका। वहां 2 सबसे बड़े शेयर बाजार हैं, एक का नाम है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स कहां है? यूएस से। दूसरा बताओ पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 शेयर बाजार, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में, कौन है? नेशनल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यह पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनियां पूरे वर्ल्ड की जिस शेयर बाजार में हैं, कौन है वो? इसके सूचकांक का नाम क्या है? जैसे हमारे बॉम्बे वाले का नाम तुमने पढ़ा सेंसेक्स, एनएससी का नाम पढ़ा तुमने निफ्टी, तो इसका नाम क्या है? नेस्डैक। क्या नाम है इसका? नेस्डैक। कहां का सूचकांक है ये? दोनों यूएसए के, ठीक। एक सूचकांक है ब्राजील का, नाम है मोम्बासा। मोम्बासा, ब्राजील, ठीक। दूसरा लंदन स्टॉक एक्सचेंज, कहां का है? ब्रिटेन का। वर्ल्ड के शेयर बाजार का नाम लिख रहे तुम, हम यहां को लिख रहे मैप की तरह, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। दूसरा यूरोप का एक और बड़ा शेयर बाजार है, जो कहां है? एक सिटी है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक। उसका नाम है मिडडेक्स। मिडडेक्स, मिडडेक्स कहां का सूचकांक है? ये शेयर बाजार है जर्मनी का। ये कहां का है? ब्रिटेन, लंदन का, ठीक। इसके बाद कहा? अपने वाले तुम 2 का नाम जान चुके हो, कौन से? बीएससी, ये शेयर बाजार का नाम है। सूचकांक का नाम क्या है? यहां पे सेंसेक्स और निफ्टी। यहां 30, यहां 50, ठीक। अगला हमसे पहले खुल गया है जापान के शेयर बाजार का नाम निक्की। क्या नाम है? निक्की। डबल के डबल ई, निक्की। जापान का नाम चल दिया कोई? शेयर ले ले 2-4। निक्की, ने कहा है? पता नहीं कहां फिर रहे सफर में ये, कोई आ रहा कोई जा रहा। निक्की। और एग्जाम में एक आज सवाल आ सकता है कहीं ना कहीं। निक्की, जापान। हांगकांग के शेयर सूचकांक का नाम है हैंग सेंग। हैंग
हैंग सेंग। ताइवान का शेयर सूचकांक है तियान। तियान कहा? जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो समझा कुछ भी नहीं, जो किताब के भरोसे चल रहा है बेचारा हो तो कुछ भी नहीं पता। क्या शेयर बाजार, क्या सूचकांक? तियान ताइवान के सूचकांक का नाम है। कोस्पी ये सूचकांक है कहा? साउथ कोरिया का। हैंगसेंग हांगकांग का। एक सूचकांक है बहुत बड़ा, ईस्टर्न टाइम्स। ईस्टर्न टाइम्स कहां? सिंगापुर। ईस्टर्न टाइम सिंगापुर। ठीक। तियान ताइवान, हैंगसेंग हांगकांग, निक्की जापान, कोस्पी साउथ कोरिया और संघाई कोम चाइना। तो जब भी आपको शेयर बाजार में चेक करना है तो आप वर्ल्ड के 10-20 यूरोप और अमेरिका वाले और कौन इंडिया के लोगों से इतनी अच्छी है कि जब तुम्हारा शेयर बाजार चलता है तो वर्ल्ड में कोई और कम चलता है। अब तुमसे पहले इनके शेयर बाजार बंद होंगे तो तुम्हें पता लग गया अब क्या होने वाला है। और जब तुम्हारे यहाँ रात होगी तो यूएसए में दिन निकलेगा, तुम वहां वॉच करोगे वहां क्या चल रहा है। तो अगले दिन क्या हो तुम तैयार। रात को देखा अमेरिका और यूरोप और सुबह क्या देखी? एशिया। और तब अपने शेयर बाजार में क्या लिए? शेयर। तो बस नौकरी का इंतजार करो और पैसे का इंतजार करो और कहां घुस जाओ। ठीक है। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड।